कहानी की शुरुआत होती है साल 2149 से, जहां 9 साल पहले हुई एक केमिकल वॉर की वजह से पूरी दुनिया बर्बाद हो चुकी है। इस जंग के कारण अर्थ का वेदर बैलेंस पूरी तरह बिगड़ गया और 99% लोग मारे गए। शहर और गांव अब एकदम वीरान और सुनसान हो चुके हैं। बस मुट्ठी भर लोग ही जिंदा बचे हैं, जिनमें से एक है डार्विन नाम का लड़का। जंग खत्म होने के बाद से वो एक बंकर में अपनी लाइफ बिता रहा है, क्योंकि बाहर की हवा में अब जहर मिला हुआ है। ऐसे में बाहर जाना मौत को गले लगाने जैसा है, इसलिए सिर्फ ये बंकर ही उसके लिए सेफ है। डार्विन वहाँ हर रोज सेम रूटीन फॉलो करता है। आज भी वो सोकर उठता है और अपने सिस्टम के सामने बैठकर बाहर की एक्टिविटीज देखने लगता है। वो अपनी माँ को मैसेज भी करता है कि माँ मुझे यहाँ से ले जाओ, लेकिन हर बार की तरह कोई रिप्लाई नहीं आता। इससे डार्विन को बहुत दुख होता है। वो अपने पास्ट को याद करता है, जब वो अपनी माँ के साथ एक खूबसूरत जिंदगी बिता रहा था, पर फिर सब कुछ तबाह हो गया। आज वो पुरानी यादें उसे चैन से जीने नहीं देती। अपना दुख कम करने के लिए डार्विन अल्ट्रासाउंड शावर लेने चला जाता है, ताकि उसे थोड़ा अच्छा फील हो। वहाँ बैठे बैठे ही वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मशीनों की मदद से बाहर के जरूरी काम निपटाता है, जैसे अलग अलग जगहों से खास मिनरल्स को एक जगह इकट्ठा करना, ताकि फ्यूचर में इंसान इनका इस्तेमाल कर सके। इसी बीच उसे एक रिकॉर्डेड वॉइस सुनाई देती है, जो सबको वार्न कर रही है कि बाहर की हवा बहुत खतरनाक है। बाहर निकलना इलीगल है, क्योंकि कुदरत और सरकार दोनों की ही परमिशन नहीं है। काम के बीच डार्विन ब्रेक लेकर खाना ऑर्डर करता है, जो मशीन के जरिए उसे डिलीवर हो जाता है। दुनिया भले ही बर्बादी की कगार पर है, लेकिन टेक्नोलॉजी अपने पीक पर है। फिर भी मशीनों के बीच घिरे रहने की वजह से डार्विन बहुत अकेला फील करता है। अपना मन बहलाने के लिए वो वीडियो गेम्स खेलता है या खुद को काम में बिजी रखता है। लंच के बाद उसे फिर से काम का ऑन ऑर्डर मिलता है और वो उसमें लग जाता है। रात को उसे बड़ी मुश्किल से नींद आती है और सपने में उसे वही सीन दिखता है जब उसकी माँ उसे बचाने के लिए बंकर में छोड़कर गई थी और वादा किया था कि एक दिन वो उसे आजाद जरूर करेगी। ये सपना देखकर डार्विन डर के मारे उठ जाता है। अगली सुबह जब वो काम कर रहा होता है, तो अचानक उसकी नजर एक कुत्ते पर पड़ती है, जो बाहर खुले में घूम रहा है। तभी जोरदार बिजली कड़कती है और बारिश शुरू हो जाती है, जिससे उसकी मशीनें काम करना बंद कर देती हैं। डार्विन घबरा जाता है और फौरन इमरजेंसी बटन दबाने लगता है, लेकिन बहुत देर कोशिश करने के बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तब उस खराब मौसम को देखकर डार्विन ये समझ जाता है कि मौसम सिर्फ कुछ समय के लिए नहीं, बल्कि 2 दिनों के लिए ऐसा ही रहेगा, और इससे उसका ऑक्सीजन सिस्टम भी पूरी तरह बंद हो सकता है, जिससे उसकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसलिए वो थोड़ा टेंशन में आ जाता है। अब कुछ देर बाद वही होता है, जिसकी वजह से डार्विन के लिए अब बंकर में रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि डार्विन ये सब पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा है। इसलिए उसे समझ नहीं आता कि अब उसे क्या करना चाहिए। तभी अचानक एक अनाउंसमेंट होती है, जिसमें डार्विन को अलर्ट किया जाता है कि सिर्फ 15 मिनट में एयर प्यूरिफिकेशन पूरी तरह बंद हो जाएगा, यानी अब बंकर में रहना उसके लिए इम्पॉसिबल होने वाला है। तब डार्विन बंकर में घुट घुट कर मरने के बजाय सिचुएशन से लड़कर जीने का फैसला करता है और बंकर से बाहर जाने का डिसीजन लेता है, जिसके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। वो अपने चेहरे पर एक रेस्पिरेशन मास्क लगाकर बंकर के दरवाजे की तरफ लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ता है। लेकिन जब बाहर निकलने के लिए डार्विन दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम काम नहीं करता, जिससे डार्विन की बाहर निकलने की उम्मीद भी खत्म होने लगती है। लेकिन डार्विन हार नहीं मानता और अपनी पूरी ताकत लगाकर बहुत मुश्किल से वो दरवाजा आखिर खोल ही देता है। इतने सालों में वो पहली बार बंकर की चारदीवारी से बाहर निकला है और बाहरी दुनिया में कदम रखा है। लेकिन अभी वो थोड़ा ही आगे गया होता है कि तभी उसे मास्क से एक वार्निंग सिग्नल मिलता है, जो इस तरफ इशारा कर रहा था कि उसके मास्क का ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है। इसलिए डार्विन अपनी जान बचाने के लिए फिर से बंकर की तरफ दौड़ना शुरू करता है, ताकि बाहर की दुनिया की जहरीली हवा की चपेट में आकर वो मारा न जाए। अब बंकर में जाने के बाद जब वो बंकर का दरवाजा बंद करने की कोशिश करता है, तो वो बंद नहीं होता, जिससे डार्विन और भी ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में बाहर की जहरीली ऑक्सीजन बंकर के अंदर आ सकती है। लेकिन चूंकि अब और कोई रास्ता नहीं है, इसलिए डार्विन तुरंत अपना ऑक्सीजन मास्क उतार देता है, क्योंकि अब वो मरने के लिए खुद को तैयार करने लगता है। लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी डार्विन की हालत खराब नहीं होती और न ही वायरस के कोई सिम्पटम्स दिखाई देते हैं। ये देखकर डार्विन भी काफी हैरान होता है कि वो अब इस खुली हवा में आराम से सांस ले पा रहा है। शायद इतने सालों में अब हवा से जहर खत्म हो चुका है। अब डार्विन इतने वक्त बाद खुली हवा में सांस लेकर बहुत अच्छा महसूस करता है। और चूंकि इतने समय से डार्विन को ये लग रहा था कि उसकी माँ जिंदा हो सकती है, इसलिए वो उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। उसे लगता है कि शायद उसकी माँ किसी मुसीबत में हो, जिस वजह से वो उससे कांटेक्ट नहीं कर पा रही है। अब यही सोचकर डार्विन बंकर से बाहर निकल जाता है, लेकिन थोड़ा दूर जाते ही उसके पैर कांपने शुरू कर देते हैं। साथ ही उसे बहुत ज्यादा थकान महसूस होने लगती है, जिसका असली कारण यह है कि पिछले 9 साल से डार्विन अपने बंकर से बाहर नहीं आया है, जिसकी वजह
वजह से उसके शरीर को इतनी दूर तक पैदल चलने की आदत नहीं है। इसके साथ ही सूरज की कड़ी धूप भी उससे बर्दाश्त नहीं होती और फिर थोड़ा आगे जाते ही उसे भूख भी लगने लगती है। लेकिन अपनी माँ के बारे में सोचते हुए वो हार नहीं मानता और आगे बढ़ता रहता है। खैर, अब थोड़ा आगे जाने के बाद उसे पक्षी दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर वैसे तो उसे खुश होना चाहिए था, लेकिन उन्हें देखकर डार्विन उल्टा परेशान होने लगता है। इसके बाद जब वो और आगे जाता है तब उसे एक मशीन दिखाई देती है, जिसके जरिए वो अपनी माँ को मैसेज भेजकर बताता है कि वो उनसे मिलने आ रहा है। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी उसकी माँ की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, इसलिए सब उम्मीदें छोड़कर वो भूख से छटपटाने लगता है। तभी अचानक उसके कानों में कुत्तों के भौंकने की आवाज आती है। यह सुनकर डार्विन उनका पीछा करते हुए कुत्तों को ढूंढने की कोशिश करता है। तभी वो दौड़ते दौड़ते एक ग्रीन एरिया में पहुंच जाता है, जहां बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। ये देखकर तो डार्विन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि इतने समय से सबको यही लगता था कि पेड़ पौधे पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। खैर, अब बहुत लंबा रास्ता तय करने की वजह से डार्विन बहुत ज्यादा थक जाता है, इसीलिए वो उन झाड़ियों और पेड़ पौधों के बीच ही सो जाता है। कुछ देर बाद उसकी नींद बहुत सारे मच्छरों की भिनभिनाहट और कुत्तों के भौंकने की आवाज से खुल जाती है। ये सुनकर डार्विन जल्दी से इधर उधर देखता है और तभी उसकी नजर दूर खड़ी एक लड़की पर पड़ती है, जिसका नाम डारा है। डारा असल में उन कुत्तों की मालकिन है और उन्हें ढूंढते हुए ही वहाँ आई है। जब डारा जमीन पर लेटे हुए डार्विन को देखती है तब वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। वो डार्विन से सवाल करती है कि असल में तुम कौन हो, लेकिन डार्विन उसे कोई जवाब नहीं दे पाता। वो बस उसकी तरफ देखता रहता है, क्योंकि डार्विन ने बहुत दिनों से किसी से बात नहीं की है, इसीलिए वो बात करना लगभग भूल ही चुका है। हालांकि वो डारा से बात करना चाहता है, लेकिन अभी वो ऐसा नहीं कर पाता और अजीब अजीब आवाजें निकालने लगता है, जिसकी वजह से डारा को लगने लगता है कि वो कोई खतरनाक या अजीब इंसान है। इसलिए वो डर के मारे दूर भागने लगती है। डार्विन भी उसका पीछा करना शुरू कर देता है, क्योंकि शायद डारा उसकी माँ तक पहुँचने में उसकी मदद कर सके। लेकिन यह देखकर डारा और भी ज्यादा डर जाती है, इसीलिए वो तुरंत वार्निंग अलार्म बजा देती है, जिसकी वजह से डारा की पूरी फैमिली जंगल में उसे बचाने के लिए आ जाती है, जो सरकार से छिपकर इन जंगलों में रह रहे हैं। खैर, अब डारा की माँ लिलियन और उसके साथी डार्विन को दौड़ कर आते हुए देखते हैं। वे अपने ग्रुप के बच्चों को छिप जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि डार्विन उनके बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन जब डार्विन उनके पास आता है तब उनकी यह गलत फहमी दूर हो जाती है, क्योंकि उन्हें डार्विन के चेहरे पर भोलापन और सादगी नजर आती है। लिलियन उसे इशारे से समझाती है कि इसी जंगल में उनका घर है, लेकिन डार्विन कोई जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि वह सिर्फ मशीन के जरिए बात करना जानता था, जो अब उसके पास नहीं है। डार्विन थोड़ा घबराकर झाड़ियों के पीछे छिपने लगता है, लेकिन लिलियन उसे बड़े प्यार से बाहर आने को कहती है और उसकी हालत देखकर उसे खाना भी देती है। डार्विन बहुत भूखा होने की वजह से जल्दी जल्दी खाना खाने लगता है। अब चूंकि डार्विन को भी लिलियन की फैमिली पर भरोसा होने लगा है, इसलिए वह धीरे धीरे उनके पास आने लगता है। वह चाहकर भी उनसे बात नहीं कर पाता, लेकिन लिलियन और उसकी फैमिली जो बातें कर रही थी वह उसे अच्छी तरह समझ पा रहा था। साथ ही इतने समय बाद इतने सारे लोगों को देखकर वह बहुत खुश होता है, इसलिए वह लिलियन की बातों पर सिर हिलाकर और इशारों में बात करने की कोशिश करता है। जब लिलियन उसे रात को वहीं रुकने के लिए कहती है तो डार्विन तुरंत राजी हो जाता है। वह एक इंसान की तरह नरम बिस्तर पर सो रहा है, लेकिन कहीं न कहीं उसे बुरा भी लग रहा था, क्योंकि जल्द ही उसे वहां से अपनी माँ को ढूंढने के लिए निकलना होगा। अगले दिन सुबह डार्विन सबके साथ मिलकर नाश्ता करता है, जहां आज वह जिंदगी में पहली बार चाय का स्वाद लेता है, जो उसे काफी पसंद आती है। लिलियन उससे पूछती है, क्या तुमने कभी चाय पी है? डार्विन सिर हिलाकर ना में जवाब देता है। लिलियन उसके बारे में जानने की कोशिश करती है, लेकिन बात न कर पाने की वजह से डार्विन उसे कुछ बता नहीं पाता। तभी वहाँ लिलियन का बेटा स्टीवन डार्विन के पास आता है। वह डार्विन की हालत देखकर समझ गया था कि डार्विन बात करना जानता है और जरूर वह मशीन की मदद से अपनी बात कहता होगा। ये समझते ही स्टीवन डार्विन को अपनी बातें हाथों की मदद से टाइप करने को कहता है, जैसा वह पहले कीबोर्ड पर करता था। उसके हाथों की इस मूवमेंट की वजह से स्टीवन उसके दिमाग में चल रही बातें समझना शुरू कर देता है। अब सबको उसका नाम भी पता चल जाता है। इसके बाद डार्विन अपने आसपास के लोगों को बहुत ध्यान से देखना शुरू करता है। वह बच्चों को खेलते हुए देखता है और उनकी हंसी और आदतों को गौर से देखता है, जिससे उसे बहुत खुशी मिलती है। चूंकि यह सब उसके लिए नया था, इसलिए वह उनके साथ खेलने के बजाय बस शांत होकर बैठा रहता है। डारा उसके पास आती है और उसे धूप में बैठा देखकर उसके चेहरे पर सनस्क्रीन लगाने लगती है। डार्विन को यह थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि पहली बार कोई उसे इतने प्यार से टच कर रहा है। लेकिन अभी भी डार्विन अपनी माँ की चिंता में डूबा रहता है, जिसके बारे में वो बाकी सबको भी बताता है। डारा उससे कहती है कि जब भी तुम चाहो यहाँ से जा सकते हो। इसके बाद जब रात को डार्विन सो रहा होता है, तब सपने में वो खुद को अपनी
माँ को ढूंढते हुए देखता है, लेकिन अपनी माँ को ढूंढने से पहले ही ड्रोन्स उसे पकड़ लेते हैं और उसे एक्सपेरिमेंट के लिए ले जाया जाता है, जहाँ उसे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही होती है। लेकिन खुशकिस्मती से यह सिर्फ उसका एक सपना था। अगले दिन डार्विन नहाने के लिए बाथरूम जाता है, लेकिन चूंकि उसे पानी से नहाना नहीं आता, इसलिए वो कपड़े पहने हुए ही शावर लेकर सबके सामने वापस आ जाता है। यह देखकर वाकई सब हंसने लगते हैं। तब डारा उसे नहाने के नियम बताती है और उसे पुराने कपड़े देती है। डार्विन भी उसकी बात समझकर अच्छी तरह नहाता है और कपड़े पहनकर बाहर आ जाता है। उसे देखकर सब बहुत खुश होते हैं। इसके बाद डारा उसे हाथों के इशारों से बात करना सिखाती है ताकि वो आसानी से दूसरों से बात कर सके। डार्विन को भी वहाँ लोगों के साथ अब और ज्यादा अच्छा लगने लगा है, इसलिए वो कुछ दिन और उन्हीं लोगों के साथ बिताने का फैसला करता है। चूंकि अब डार्विन का सबसे ज्यादा अटैचमेंट डारा के साथ ही था, इसलिए वे दोनों ज्यादातर समय साथ ही बिताते हैं। साथ ही डारा डार्विन को एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी और कुदरत की देखभाल करना भी सिखाती है। डारा के साथ इतना वक्त बिताने की वजह से डार्विन धीरे धीरे बोलना भी सीख जाता है। हालांकि उसके बोले हुए शब्द थोड़े अजीब लगते थे, फिर भी डार्विन साफ बात करने की कोशिश जारी रखता है। उसकी इस कोशिश की वजह से डारा के साथ साथ लिलियन और बाकी लोगों से भी उसके रिश्ते बेहतर होने लगते हैं। इसके बाद वो डारा के साथ उसके काम में हाथ बटाना भी शुरू कर देता है। डार्विन का यह हेल्पफुल नेचर डारा को भी उसके और करीब ले आता है। लिलियन उन दोनों को एक दूसरे से बात करते हुए देखती है, जिससे उसे समझ आ जाता है कि वे दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। अब इसी तरह कुछ और दिन बीत जाते हैं। तभी अचानक एक दिन आसमान में एक सरकारी ड्रोन आ जाता है जो वहाँ की रिकॉर्डिंग कर रहा था। लिलियन और उसकी फैमिली मस्ती करने में बिजी थी और उस समय म्यूजिक की धुन पर डांस कर रही थी। डारा डार्विन को भी अपने साथ डांस करना सिखाती है, जिसके बदले में डार्विन भी डारा को कुछ फास्ट डांस मूव्स सिखाता है। उन दोनों को एक दूसरे के साथ समय बिताना और मजे करना बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद वे दोनों जंगल में घूमने निकल जाते हैं, जहाँ डारा अपने पिता के बारे में बताते हुए कहती है कि मेरे पिता ने परिवार को बचाने के लिए बहुत तकलीफें सही हैं। वैसे तो अब वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्हीं की वजह से आज हमारी फैमिली जिंदा है। इतना कहकर डारा अपने पिता को याद करती है। डार्विन भी कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। भले ही मेरी माँ मेरे साथ नहीं है, लेकिन तुम मेरे साथ जरूर रहना। चूंकि डार्विन भी उसे पसंद करने लगा है, इसलिए वो भी एक बार में हाँ कह देती है। अगले दिन जब वे घूमते घूमते पहाड़ की ऊंची चोटी पर जाते हैं, तब फाइनली डारा डार्विन के सामने अपने प्यार का इजहार करती है। इससे डार्विन बहुत ज्यादा खुश होता है और वो भी तुरंत अपने प्यार का इजहार कर देता है। इसके ठीक बाद जब पूरी फैमिली हंसते खेलते जंगल के सामने से आगे बढ़ रही थी, तभी अचानक स्टीवन को कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वो सबको शांत रहने के लिए कहता है, लेकिन तभी अचानक उनकी तरफ से हुई हल्की सी आवाज की वजह से वहाँ मौजूद ड्रोन्स उन्हें नोटिस कर लेते हैं और उस आवाज का पीछा करते हुए वो ड्रोन्स उनकी तरफ आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन खुशकिस्मती से उन ड्रोन्स के वहाँ पहुँचने से पहले ही सब पत्थरों के पीछे छिप जाते हैं, ताकि ड्रोन्स के रडार में उनकी लोकेशन कैप्चर न हो सके। ड्रोन्स उन्हें नोटिस किए बिना ही वहाँ से आगे निकल जाते हैं। इसके बाद सब अपने घरों की तरफ लौटने लगते हैं, जहाँ लिलियन की दूसरी बेटी बेथ का मूड काफी खराब था। उसका मानना था कि ड्रोन्स के इतनी दूर तक आने की वजह डार्विन है, क्योंकि उससे पहले वहाँ कभी कोई ड्रोन नहीं आया था। बेथ गुस्से में लिलियन से कहती है कि आपकी वजह से हम इस मुसीबत में पड़े हैं, क्योंकि आपने डार्विन को यहाँ रहने की परमिशन दी। तब से हमारी लाइफ में खतरों के बादल मंडराने लगे हैं। लिलियन उसे शांत करती है, लेकिन वो जानती थी कि कहीं न कहीं बेथ की बात सही थी। शाम को जब डारा डार्विन के पास जाती है तो वो वहाँ नहीं था। डारा घबराकर उसे ढूंढने लगती है और बाहर जाकर देखती है कि डार्विन अकेला खड़ा है। डार्विन बहुत धीरे से डारा से कहता है, मैं वापस जा रहा हूँ। मैं तुम सबको मुसीबत में नहीं डालना चाहता, इसलिए मेरा जाना ही बेहतर है। ये सुनकर डारा रोने लगती है और कहती है, मुझे पता था कि तुम एक दिन मुझे छोड़कर चले जाओगे। डार्विन उसे समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा करना कितना जरूरी है, लेकिन डारा उसकी एक नहीं सुनती और नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। चूंकि अब डार्विन रुक नहीं सकता था, इसलिए वो लिलियन और बाकी फैमिली मेंबर्स से मिलता है और लिलियन को बताता है कि वो अपनी माँ को ढूंढने जा रहा है। लिलियन को भी डार्विन के जाने का दुख हो रहा था, लेकिन न चाहते हुए भी वो उसे नम आंखों से विदा कर देती है। डारा भी डार्विन को जाते देख टूट जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। उधर डार्विन अब अकेला ही आगे का रास्ता तय कर रहा था और रास्तों में ड्रोन्स पर नजर रखता है ताकि वो उनकी पकड़ में न आ जाए। चलते चलते डार्विन एक कम्युनिकेशन मशीन के पास पहुंचता है। वहाँ वो लिलियन की दी हुई चाबी लगाता है, जो उसने विदा करते समय दी थी, ताकि वो आसपास के एरिया का कम्युनिकेशन सिस्टम एक्टिवेट कर सके। इसकी मदद से वो अपनी माँ से कांटेक्ट कर पाता है, जो इतने सालों से डर के मारे अपने बंकर में ही रह रही थी। ये जानकर डार्विन तुरंत अपनी माँ के बंकर के पास पहुंचता है और उन्हें बाहर आने को कहता है, लेकिन उसकी माँ अब भी बहुत डरी हुई है और बाहर आने से कतराती है। यहाँ तक कि वो डार्विन को पहचान भी नहीं पा रही थी। वो डार्विन के पास एक ड्रोन भेजती है ताकि उसके बारे में जान सके। शुरू में डार्विन की माँ थोड़ा अजीब बिहेव करती है, लेकिन आखिर में वो डार्विन के पास आ जाती है
डार्विन उन्हें पास्ट की बातें याद दिलाने की कोशिश करता है, पर उन्हें ठीक से कुछ याद नहीं आ रहा था। तब डार्विन बंकर के अंदर जाकर कंप्यूटर यूज करने की परमिशन मांगता है और उन्हें लिलियन और उसकी फैमिली की फोटो दिखाता है। जब उसकी माँ फिर भी कोई जवाब नहीं देती तो डार्विन वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी उसकी माँ उसे नाम से पुकारती है और पूछती है, क्या तुमने वीडियो गेम्स खेलना छोड़ दिया? ये सुनकर डार्विन बहुत खुश होता है क्योंकि उसकी माँ ने उसे पहचान लिया था और उनकी पुरानी यादें वापस आ गई थीं। इसके बाद डार्विन सीधा डारा के पास पहुंचता है जो अब भी उसका इंतजार कर रही थी। वो डार्विन को देखकर बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद वे दोनों किस करते हैं और उम्र भर एक दूसरे के साथ रहने का फैसला करते हैं और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है।